नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज 16वें वित्त आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों पर चर्चा हुई। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति, 16वें वित्त आयोग की बैठक और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल क्या हैं। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया के नेतृत्व में आयोग का दल 4 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। राज्य सरकार ने आयोग के सामने विशेष आर्थिक पैकेज की मांग रखी है, जिससे राज्य के खजाने की स्थिति बेहतर हो सके। 15 वित्त आयोग की बैठक विस्तार से हुई, जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनघड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं और मध्य प्रदेश के द्वारा अपने जो आगामी 2047 तक का रोडमैप किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कदम मिला के चलने लायक उस स्थिति में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हो। मध्य प्रदेश की नीतियाँ भी बहुत अच्छी है और कई प्रकार के सुझाव के साथ हमने कई डिमांड भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातों पर ध्यान देंगे। वित्त आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण, अनुदान सहायता के निर्धारण और राज्यों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन पर विचार करना है। आयोग ने राज्य के विकास प्रयासों की सराहना की है और राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया है। In terms of the roadmap of economic development, so this Madhya Pradesh was also one of the few rare states which talked about how what its plan is to be a Viksit Madhya Pradesh. The big ambition in the next several years is to industrialize Madhya Pradesh. हालांकि विपक्ष ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार वित्त आयोग के सामने बड़ी बड़ी बातें प्रस्तुत कर रही है, लेकिन असली हालत ये है कि राजकोषीय घाटा और कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिससे वित्तीय प्रबंधन बिगड़ चुका है। आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 4.56% था। राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 0.32% होने का अनुमान था। ये आंकड़े राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति से हमने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जी और सदस्यों को अवगत कराया। वित्त आयोग की ओर से जो मिल रही ग्रांट्स हैं, उनमें इजाफा किया जाए। औद्योगिकरण में भी प्रदेश ने उतनी तरक्की हासिल नहीं की है जिस हिसाब से होनी चाहिए। मुख्य रूप से हम कृषि उत्पादन पर आधारित हैं, तो हमारा जो हिस्सा है अभी 7.85% का, उसको बढ़ाकर 10% किया जाए। तो क्या मध्य प्रदेश को वित्त आयोग से विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा? क्या राज्य की वित्तीय मांगों पर केंद्र सरकार ध्यान देगी? क्या बढ़ते कर्ज और राजकोषीय घाटे के बीच सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधार पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो विकास की छलांग, वित्त आयोग मानेगा मांग, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
ब्रिज गोपाल लोया जी, लगातार वित्त आयोग को लेकर चर्चाएं भी मध्य प्रदेश में तेज थी और अब जब वित्त आयोग के पदाधिकारी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, 3 दिन उनके दौरे को हो चुके हैं, बैठक भी हुई है सीएम के साथ, वित्त मंत्री के साथ। किस तरह की मांगे सरकार की तरफ से रखी गई और क्या अपेक्षाएं लेकर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को कि लगातार वित्तीय प्रबंधन के मामले में मध्य प्रदेश तारीफ पाता रहा, जो कल आज पनगड़िया साहब ने भी की कि मध्य प्रदेश में वित्तीय अनुशासन ठीक है, मध्य प्रदेश का जो कर्ज है और जो राजस्व घाटा है वो जीएसडीपी के मापदंडों के अनुरूप है। तो ये हमें हमारे प्रयासों को एप्रिशिएट करने की बात है। तो निश्चित है कि इससे एक उत्साह का वातावरण बनता है और ये केवल आज ही नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, पहले भी जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी हमें बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए सराहना मिलती रही है और उसके पुरस्कार भी मिले। अब जो बात आज ये जो बैठक में हुआ है कि हमें उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किस तरह बढ़ाकर कर सकते हैं और उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, क्या हमें कोई विशेष पैकेज केंद्र की सरकार दे सकती है या जो केंद्रीय कर हैं उनमें हमारे हिस्से को बढ़ा सकती है। इस तरह से देखिए, कई तरह से काम होता है। मध्य प्रदेश में जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये निश्चित मध्य प्रदेश की दिशा दशा बदलेगी, परंतु उसमें जो धन आएगा वो 90% केंद्र सरकार का होगा। तो ये जो योजनाएं हैं इनके माध्यम से भी धन आ रहा है, मगर सरकार ये चाहती है कि हमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से राशि मिले, वो चाहे पैकेज के रूप में मिले, चाहे केंद्रीय करों के वृद्धि के रूप में मिले। और कुछ क्षेत्र वित्त आयोग ने चिन्हित करके बताए, जैसे राजस्व वसूली का मामला है, पंजीकरण शुल्क का मामला है। इस तरह से मध्य प्रदेश की आय को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने भी सुझाव दिए। तो निश्चित है उनके सुझाव और मध्य प्रदेश के प्रयास मिलकर एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, उस दिशा में और आगे बढ़े। धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या देखते हैं वित्त आयोग के इस दौरे के बाद, क्या मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो सकारात्मक तौर पर एक बदलाव को देखेंगी? सरकार ने तो अपनी मांगे रख दी हैं, लेकिन क्या अपेक्षाएं पूरी होंगी तो बेहतरी होगी मध्य प्रदेश की? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार की हालत ये है कि हर दिन एक नए कर्ज लेने के लिए ये लोग हाथ फैलाते हैं। और आज मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था इतनी खराब कर दी है इन्होंने, क्योंकि इनका ध्यान केवल और केवल ब्रांडिंग पर है, वित्तीय व्यवस्था को सुधारने पर तो है नहीं। अब आप देखिए, हर महीने आप एक खबर देखते हैं कि आप सरकार 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी, फिर 4,000 करोड़ का कर्जा लेगी। आप अच्छी बात है कर्जा ले रहे हैं, लेकिन कर्जे के आधार पर उसको विकास तो दिखाइए। आज पनगड़िया जी की टीम आई वो इसलिए आई कि उन्होंने ये देखना था कि मध्य प्रदेश को जो कर्ज मिल रहा है उस आधार पर यह विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जब चूंकि मध्य प्रदेश के विकास की बात हो रही है, हम मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम वित्त आयोग से मांग करें कि जो हमारा 7% शेयर है उसको बढ़ाकर वो 10% करें और मध्य प्रदेश को एक विशेष पैकेज दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संपूर्ण ढांचा जो कर्ज लेने का आदी हो गया है, भीख मांगने की जो इनकी परंपरा इन लोगों ने एक बना ली है कि अब हमको केवल भीख मांग कर सरकार चलानी है और धरातल पर कुछ नहीं दिखाना। लेकिन धर्मेंद्र जी, क्यों आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कर्ज जो लिया जाता है वो सरकार लगातार प्रदेश में जो विकास के कार्य हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए लेती है? आप एक बार उसका आकलन कर लें, मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था कितना डिमांड कर रही है कि आप कितना कर्ज ले सकते हैं। आप एक बार में वो कर्ज ले लें, लेकिन उस कर्ज से जो विकास हो रहा है उसको धरातल पर उतारिए। और आप मध्य प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप अपने झूठे प्रचार में, ब्रांडिंग में जनता की गाड़ी कमाई को क्यों खर्च कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वो अवैध उत्खनन को रोके और राजस्व। मैं आऊंगा ब्रिज गोपाल जी, निश्चित तौर पर इसका जवाब आपसे लूंगा मैं। उसके पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। प्रहलाद जी,
वित्त आयोग का दौरा काफी अहम है मध्य प्रदेश में इस लिहाज से। हाल ही में हमने GIS समिट संपन्न की है और अब ऐसे में पदाधिकारी पहुंचे हैं भोपाल। लगातार ये आरोप लगाता रहा है विपक्ष की हमारे पास खजाना नहीं है, पूरी तरह से खाली है और हम कर्ज लेते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस दौरान आप देखते हैं कि एक समन्वय की स्थिति, जो राजकोषीय घाटा है, जो कर्ज का प्रबंधन है, उसके बीच में सही तरह से बैठा पा रही है प्रदेश सरकार, या फिर आर्थिक पैकेज इसे गति देगा? देखिए, आज वित्त आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जी वित्तीय व्यवस्थाओं में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं है, उन्होंने संतोष प्रकट करा है। जी, ये एक अच्छी बात है। दूसरा रहा जो वित्तीय घाटा, तो मध्य प्रदेश ने लगातार अपने बजट में भी वृद्धि की और विकास कार्यों के लिए, जैसे 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब आज 15 मेडिकल, 17 प्राइवेट मेडिकल ये हुए, अभी 25 नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कर्ज है, कर्ज लेना तय मापदंडों के तहत कर्ज लिया जा रहा है। कोई भी विकासशील देश जब विकास करता है प्रदेश, तो कर्ज लेता है। मध्य प्रदेश में आज तक सबसे अच्छी स्थिति ये रही है कि कभी ओवरड्राफ्ट की स्थिति निर्मित नहीं हुई। जो तय मापदंड थे उसके तहत कर्ज लिया गया और उसी के तहत योजनाओं का संचालन किया गया। जहां तक वित्त आयोग का सवाल है, ये केवल 1 दिन या 1 साल के लिए नहीं, 5 सालों के लिए इसकी सिफारिश कार्य करेगी। ये पूरे 5 सालों का खाता है, भविष्य में 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश को क्या मिलने जा रहा है, इन चीजों के ऊपर ये कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ पे अभी हमारी जो है केंद्र के करों में हिस्सेदारी 41% है, जैसे कि सरकार ने मांग की है कि वो 50% कर दी जाए। क्या स्पेशल पैकेज अभी सिंहस्थ के लिए कार्य चालू होने वाला उज्जैन के लिए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कार्य है। हमारे यहाँ परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, उसके तहत हमारे नए जिले, नई विधानसभा, नई तहसीलें, इन सब चीजों का मूल्यांकन भी इस दौरान जो है वित्त आयोग करेगा कि भविष्य के लिए इनको आने वाले वर्षों में इन चीजों पे कार्य के लिए आवश्यकता लग रही है। इस आधार के ऊपर केंद्र सरकार को ये अपनी सिफारिश देंगे। जी सर। क्योंकि वर्तमान में सरकार की ऐसी योजना है, इसमें एक विशेष चीज ये हो सकती है कि हाँ, वित्त आयोग उन चीजों पे कर सकते हैं जो मुफ्त की रेवड़ी वाला जो कल्चर है उसके ऊपर जरूर वो अपना अंकुश लगा सकता है, बोल सकता है भाई आप ऐसी चीजों पे सुनने जाए, इसको थोड़ा सा कोशिश करें कैसे कम किया जा सकता है। तो वो उसके खिलाफ रहता है हमेशा, शुरू से हम देखते आए मुफ्त कल्चर के खिलाफ वित्त आयोग हमेशा रहा है। लेकिन जो जरूरत की, ये जो इस दौरान जो अपनी समीक्षाएं कर रहा है वित्त आयोग, जगह जगह अलग अलग शहरों में जा रहा है, इंदौर है, उज्जैन है, अन्य जगहों पे जाकर वो जमीनी धरातल पे प्रदेश सरकार की जो संचालित योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है और उसकी आवश्यकता क्या है, क्या और उनको दिया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण होगा। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में ये अच्छी बात है, विपक्ष ने भी ये मांग करी था मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज दिया जाए, उसका समर्थन कर रहे हैं, होना नहीं चाहिए। अगर स्पेशल पैकेज है तो केंद्रीय कर में जो वर्तमान स्थिति है 41 को बढ़ा के अगर 50 किया था, तो मध्य प्रदेश की एक खजाने की स्थिति सुधरेगी और मध्य प्रदेश और ज्यादा आर्थिक क्षमता के साथ स्थिति के साथ विकास करने में आगे आएगा। बिल्कुल। तो अनुपात को लेकर, एक बैलेंस को लेकर संतुष्टि तो जताई वित्त आयोग ने, लेकिन जहां तक प्रहलाद शर्मा जी कह रहे हैं, ब्रिजगोपाल जी, कि जो फ्रीबीज योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित हैं उस पर कहीं ना कहीं एक लिमिट वित्त आयोग तय कर सकता है। लेकिन विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं कि आप केवल ब्रांडिंग पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, राजस्व बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। नहीं, देखिए अमित जी, पहले तो मैं ये बड़ा जिम्मेवारी का काम था, मैंने अपने पहले में कभी कांग्रेस पार्टी का जिक्र भी नहीं किया क्योंकि मैं कई मामलों को मानता हूं कि ये राजनीतिक मामले नहीं है, मगर कांग्रेस के हमारे सम्मानीय प्रवक्ता उसके लिए मजबूर करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ आंकड़े हैं जो अपने आप को सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जो हम कर्ज ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? मध्य प्रदेश में कर्ज इसलिए लिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मध्य प्रदेश कैसे बदला है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जहां 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 25,000 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बने। मध्य प्रदेश का जो बुनियादी ढांचा था, चाहे सड़कों का हो, उसमें सुधार किया और नई सड़कों का निर्माण किया, एक्सप्रेस वे बने, तब तो ये मध्य प्रदेश में इतना निवेश आ रहा है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास, आपके जमाने में जब आप 2300 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते थे तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास माइनस में थे, 0.6% माइनस में थी। आज 26% प्लस में ये अगर दर है
औद्योगिक विकास की, तो मध्य प्रदेश ने जो यात्रा की है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, उसके कारण की है। और जो बार बार लगातार ये कहते हैं, इन्हें ये समझना पड़ेगा कि कर्ज किस लिए लिया जा रहा है। दो कामों से मध्य प्रदेश में कर्ज लिया जा रहा है। एक, विकास की योजनाएं रुके ना, वो आबाद गति से चले। दूसरा, जन कल्याण के जो काम हम मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं उनको करना। एक तरफ हम इसके लिए कर्ज ले रहे हैं, और एक वो भी समय लोग भूले नहीं है, प्राचीन काल की बात नहीं है, 20 वर्ष हुए हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी निजी हितों में करती थी। आपको याद होगा कि अनुराधा पौडवाल और राधा किशन मालवीय जबकि प्रदेश अध्यक्ष थे, और हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश सरकार का क्रैश हो गया, जबकि वो उसमें बैठने की पात्रता नहीं रखते थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार पे करोड़ों का बोझ आया। तो मैं फिर से कहता हूं, ऐश करने के लिए और अय्याशी करने के लिए सरकार का धन नहीं था जो आपने किया, और मध्य प्रदेश के विकास के लिए तो और जरूरत पड़ेगी तो और भी कर्ज लेंगे, एक बात फिर से कह दें। क्योंकि मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से विकसित करने का जो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है, उसके लिए हमने इन्वेस्टर्स को कहा है कि हम क्या क्या उपलब्ध मध्य प्रदेश में ढांचागत सुविधाएं कराएंगे, किस तरह का जो उत्पादन के साथ जो इंसेंटिव होगा वो किस तरह का होगा, कितने दिन तक हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के करों से बाहर रखेंगे। उसके लिए निश्चित है कि यदि हमें ऋण लेना पड़ेगा तो कभी भी वो ऋण कभी व्यर्थ नहीं होता है जो उत्पादक हो। केवल वह ऋण हमेशा खराब माना जाता है जो हमारे रोज के खर्चे के लिए हो। और एक बात और मैं कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता को याद दिला दूं कि वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश की श्रेष्ठता को वित्त आयोग ने भी स्वीकार किया है, केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है। और जो आप अभी कह रहे थे कि वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कर्ज ज्यादा हो रहा है, उन्होंने कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। और मध्य प्रदेश को बाजार में कॉम्पिटिटिव रेट पर मध्य प्रदेश में की सरकार को कर्ज मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि हमारा वित्तीय अनुशासन अच्छा है, हमारा कभी कोई किस्त बाकी नहीं छूटती है। और ये जो कर्ज आ रहा है, ये पुराने कर्ज की अदायगी भी लगातार मध्य प्रदेश कर रहा है। और इसीलिए सबसे कम ब्याज दर पर अगर किसी राज्यों को कर्ज मिलता है, 3-4 राज्यों को, उनमें से एक मध्य प्रदेश। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। ये तो निश्चित तौर पर ऑन रिकॉर्ड वित्त आयोग ने कहा है कि जो एक समीकरण है, जो एक सामंजस्य है, वो बहुत बेहतर प्रदेश सरकार ने बैठाया है कर्ज पे। लेकिन विपक्ष की चिंता किस बात की है? कर्ज लगातार सरकार ले रही है, इस बात को लेकर आप चिंतित हैं या फिर उसकी अदायगी को लेकर संशय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता साथी कह रहे थे जी कि ऐस तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, नए नए विमान खरीद रहे हैं, जनता के टैक्स पेयर के गाड़ी कमाई के पैसे पर ऐस कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और अभी आपने कहा लोया जी कि सड़कें बन रही हैं मध्य प्रदेश में। अमित जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर आप कार उठाकर चले जाएंगे और पता करिए जरा कितना टोल टैक्स लग रहा है। जितनी भी सड़कें मध्य प्रदेश में बन रही है, वो सारी की सारी सड़कें इस समय पीपीपी मॉडल पर बन रही है जी। और टैक्स आऊंगा ब्रिज गोपाल जी, फिर आपका रुख करूंगा मैं जवाब लेने के लिए। तब पैसे वसूलते हैं जी। और उसके बाद टोल टैक्स के नाम पर जनता की जेब में डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये हालत है। और आपने अभी तमाम बातें इधर उधर की करी, आंकड़ेबाजी करी। क्या ये सच्चाई नहीं है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय घाटा इस समय चिंताजनक स्थिति में, और मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाने की और आपका कोई ध्यान नहीं है। आप लगातार अवैध खनन और इस तमाम इलीगल कामों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब भरने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार छोटे छोटे कर्मचारियों के घर में लूट का पैसा मिल रहा है, 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए कैश मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाओं को ठेकेदारी के माध्यम से या दलाली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग अवैध खनन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटने का काम कर रहे हैं। और आज वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। आप हर दिन कर्ज ले रहे हैं और हर चीज में आप पीपीपी मॉडल लगा रहे हैं, हर चीज को बेचने की प्लानिंग आप पहले कर रहे हैं। तो आपने अभी तक ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है जिसके कारण आज वित्त आयोग के लोग आपको शाबाशी देकर जाए? हो क्या रहा अमित जी? चूंकि बड़े भाई मोदी जी और यहाँ उनके चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अच्छा, तो एक डबल इंजन की सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उस डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को दोनों तरफ से खींचा है, खींचा नहीं है, लूटा है। दोनों तरफ से ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। आप बता दीजिए, रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की 21 साल की सरकार ने युवाओं के लिए कोई काम किया हो? आप
देख लीजिए क्या हालत है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। अभी तो धर्मेंद्र जी, इन शॉर्ट आप नहीं मानते कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो कुशल है? इसमें इलाज मिल रहा है क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप धर्मेंद्र जी? क्या वित्तीय प्रबंधन में सरकार विफल लग रही है आपको? पर आ गए जी धर्मेंद्र जी, आप कैसा विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश का? कैसा विकास है? बृजगोपाल जी जवाब दीजिए, कौन सी उपलब्धि है जिसके आधार पर वित्त आयोग ने अपनी बात रखी? जी बृजगोपाल जी। झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। एक बात आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या सड़कें थी? 90,000 किलोमीटर सड़कें आपके राज्य में थी। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कि चिंताजनक स्थिति में है, ये इसका थोड़ा आप कोट तो कर दीजिए कि किस संस्था ने कहा कि चिंताजनक स्थिति में? चिंताजनक स्थिति में हिमाचल प्रदेश में है, जहां 1 रुपए का भी ऋण देने देश की कोई वित्तीय संस्था तैयार नहीं है उस सरकार को, जहां वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को 3-3 महीने। थोड़ा सच बोलने का साहस भी तो करिए। और देश के किसी एजेंसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के दौरान प्रबंधन है, आर्थिक प्रबंधन का जोर है। ये आप बीच में बोल के आऊंगा धर्मेंद्र जी, फिर मैं आपको रोक करूंगा, निश्चिंत रहें। जी, पूरा मौका आपको दिया मैंने, फिर आपको रोक करूंगा मैं। जी जी धर्मेंद्र जी, निवेदन है आप शांत रहे, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। बृजगोपाल जी का समय है। बृजगोपाल जी जी कि वित्त आयोग वगैरह पर जो डिबेट होती है उनमें कृपा करके अध्ययन वगैरह करके आइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, संवेदनशील विषय है, ये राजनीतिक तूतू मैमे के विषय नहीं है। आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, जिसको स्वीकार वित्त आयोग को करना पड़ेगा। किसी के कहने से वित्त आयोग स्वीकार नहीं करता है। जी आऊंगा धर्मेंद्र जी, निश्चित रहे, आपसे भी जवाब लूंगा मैं। हिमाचल प्रदेश में आप बताइए ना कि तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपके जो मंत्री हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब आप समझने की कोशिश करिए, कुप्रबंधन दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपका एजेंडा ही कुछ और है। आपका एजेंडा ही कुछ और है। आप बताइए ना, आप एक ओल्ड पेंशन स्कीम का नारा लेकर 3 राज्यों में सरकार बनाए थे, किस राज्य में दे दी? बता दीजिए। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं विपक्ष से। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर प्रहलाद शर्मा जी का रुख करेंगे। धर्मेंद्र जी जल्दी से। जी जी ब्रजगोपाल जी को ये मालूम होना चाहिए कि इस समय मध्य प्रदेश के 29 विभागों की हालत ये है कि 2-2, 3-3 महीने में ये कर्मचारी को तनख्वाह दे पा रहे हैं। और आप विभाग का नाम बताओ, विभाग का नाम बताओ। सरकार के 72 में से नहीं, एक कर्मचारी का नाम बताओ जिसे बिना किसी कारण के एक दिन भी वेतन विलंब से मिला। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पहले। जी धर्मेंद्र जी, देश की जनता की तरफ से आपसे, मोदी जी से हाथ जोड़कर मांग करता हूं, आप मध्य प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हमको एक राहत पैकेज दीजिए, हमको विशेष राहत पैकेज दीजिए। और मध्य प्रदेश जो कुपोषण में लगातार शर्मसार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हम कुपोषण में जो शर्मसार हो रहे हैं, उस कुपोषण से हम मध्य प्रदेश को बाहर निकाल सकें। मध्य प्रदेश के युवाओं को अच्छा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रहलाद जी, आप देख ही रहे हैं कि कितना आरोप प्रत्यारोप इस पूरे वित्तीय प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है प्रहलाद जी कि जब वित्त आयोग की टीम यहां से दौरा करके लौटेगी, समीक्षा होगी तमाम योजनाओं की, सरकार के कामों की, तो किस तरह की उम्मीदें अब रखनी चाहिए कि क्या कोई बड़ा राहत पैकेज मध्य प्रदेश को मिल सकता है और कितनी राहत इससे प्रदेश को होगी? सरकार ने अपनी सारी योजनाओं का और भविष्य की योजनाओं का, वर्तमान में संचालित और भविष्य में लागू की जाने वाली योजनाओं का एक खाका आयोग की तरफ, उसके आधार पर मूलतः उसी की समीक्षा और उसके ग्राउंड लेवल की समीक्षा के बाद वित्त आयोग सरकार को जो है सिफारिश करेगा कि क्या आवश्यकता है मध्य प्रदेश में। यहाँ मूलतः कृषि के क्षेत्र में तो चीजें की जाना चाहिए। ये भारत सरकार का भी और वर्तमान में देश का और प्रदेश की मूल आवश्यकता है। मिशन लाइफ जो मोदी जी ने कहा है वो ठीक है, उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया है, लेकिन मिशन लाइफ में मूलतः यहाँ किसानों को आज की स्थिति जो जैसे पंजाब में पहले थी, जी सर, जहाँ वहाँ जो है अधिक उत्पादन के कारण कीटनाशकों का इतना प्रयोग किया गया, वहां से कैंसर ट्रेन चलाना पड़ गई। आज के ट्राइब में मध्य प्रदेश को इस कीटनाशक से और जो है आधुनिक तकनीक से जो उत्पादित अनाज है, उसमें जिस रूप से यूरिया और तमाम चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हटा करके छोटे अनाज की ओर, जैविक खेती की ओर बढ़ाने के लिए सरकार को आगे पहल करना पड़ेगी। इसमें इसकी उत्पादन क्षमता में काफी डिफरेंस होता है शुरुआत के वर्षों में। इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाना चाहिए, समीक्षा की जाना चाहिए सरकार को कि साहब आज अगर हम इनको इन चीजों से हटाते हैं तो 2 साल 3 साल में जब वो उत्पादन क्षमता वहां तक पहुंचती है, इस बीच का जो नुकसान होता है उसको कैसे किसान की भरपाई करते हुए और उनको इस क्षेत्र में लाया जाए। अन्यथा आज जो स्थिति है उस स्थिति पर अपना ध्यान दीजिए। ये मूलतः सरकार को भी और सभी को
वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि साहब ये एक हमारे मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा है, बड़ा आवश्यकता है। जी ये सर। केवल मध्य प्रदेश का नहीं, इसके ऊपर क्योंकि सर्वाधिक कृषि उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश, इसलिए इस पे पूरे देश की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति निर्भर करती है। इस ऐसे विषयों को लेकर के भी अगर वित्त आयोग के समक्ष रखा जाएगा तो निश्चित ही उसकी सिफारिशों को मान्य करते हुए एक बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश को मिल सकता है। हमको उम्मीद है तो सरकार ने ये योजना है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे काम सामने हैं पाइपलाइन में। जी जी। नए विधानसभा भी गठन होना है, नए जिले बनना है, कई चीजें ऐसी अभी है वर्तमान। जी। ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को स्पेशल पैकेज की जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जिस टाइप की दोनों ही दलों ने, ये अच्छी बात इसमें ये है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया। ऐसा मध्य प्रदेश उनका साथ में उनका आरोप अलग हो सकता है कि साहब मध्य प्रदेश घाटे में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है, लेकिन ये अच्छी मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने भी ये बात की, मिलना चाहिए। ये मिलने की उम्मीद लग रही है कि जिस नीति के तहत केंद्र सरकार कार्य कर रही है उन चीजों को जमीनी तौर पे अगर उसको लागू करना है तो स्पेशल पैकेज देना होगा। निश्चित तौर पर, और स्पेशल पैकेज निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं राज्य के जो विकास कार्य हैं, जो सरकार की घोषणा है, जो पहले से संचालित योजनाएं हैं, उन्हें भी गति देने का काम करेगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।